Hello everybody, this is the Kamlesh Tiwari. Welcome to my channel Economics by Kamlesh sir. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये आपका क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स चल रहा है, जिसमें हम लोग पहले से ही जान चुके हैं या पहले से मैं बता दिया हूँ आपको कि आपका जो चैप्टर पीपल एज रिसोर्स है कई टॉपिक्स में जो कैटेगराइज किया गया है, यानी इसमें मैं कई टॉपिक्स को पहले से ही बना दिया हूँ, उससे आपको समझने में आसानी होगी और अच्छी तरह से आप इसको नॉलेज गेनिंग करेंगे। तो कई टॉपिक्स के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका लास्ट टॉपिक यानी 4th टॉपिक जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको पढ़ेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट की क्या डेफिनेशन बनती है, पहले ये जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपके स्टोरी साकार विलास के थ्रू ये समझेंगे कि कैसे वो लोग रोज़गार में इन्वॉल्व थे, यानी एम्प्लॉयड थे या अनएम्प्लॉयड थे, या बच्चे जो स्कूल के पढ़ने जाते हैं, जैसे आप ही लोग हैं, क्या एम्प्लॉयड हैं या नहीं हैं। तो एम्प्लॉयमेंट की परिभाषा कहाँ से बनती है, एज लिमिटेशन क्या होता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो एम्प्लॉयमेंट का परिभाषा ये है डेफिनेशन कि 18 ईयर्स के एबव और 59 तक बच्चे या आदमी जो एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं वो एम्प्लॉयड कहे जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में आप ही अपने को ले लीजिए कि आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो क्या आप अनएम्प्लॉयड हैं? क्योंकि आपको रोज़गार के अवसर तो नहीं मिले हैं, अपॉर्चुनिटी अभी जॉब की नहीं मिली है, आप स्टूडेंट हैं, तो आप एक प्रकार से देखिए तो बेरोज़गार ही हैं। लेकिन अगर ये देखें, फर्स्ट तो एज लिमिटेशन अगर उससे कम है, 15 तक है या 15 के नीचे हैं, अंडर 15 है, तो आप कानूनन रूप से लीगल नहीं है। आप मतलब मीन से आप रोज़गार करने के लिए आपको लीगल अथॉरिटी नहीं दी गई है। आप पढ़ने की एज में हैं तो आप पढ़िए। तो ये है, या कह लें कि जो भी डेफिनेशन बनता है एम्प्लॉयमेंट का, उसके अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए ये एज लीगल है या नहीं। तो हम इस स्टोरी जो कि साकालन विलास का है, इसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि कौन से व्यक्ति रोज़गार एम्प्लॉयड कहे जाते हैं, कौन से अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड मतलब ये होता है जो या जिनको कार्य के अवसर या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो स्टूडेंट लाइफ में इसलिए हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद अपनी इच्छा से और अपनी एज के अंडर एस्टिमेशन से जो बेरोज़गार रहते हैं, वो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की डिफिनीशन के अंतर्गत नहीं रखा जाता। या कह लें कि इच्छित आयु के नीचे, यानी एक जो एज लिमिटेशन है उसके नीचे कोई भी व्यक्ति अगर उसको रोज़गार की इच्छा नहीं है, यानी वो अवसर की तलाश में नहीं है, तो वह बेरोज़गार की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। हु इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। तो किसको रोज़गार हम कह सकते हैं या किसको कहा जाता है। व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द अवेलेबल वेज बट कैन नॉट फाइंड जॉब। तो पहले रोज़गार की परिभाषा यही बनती है कि 18 ईयर से एबव और 59 तक जो भी व्यक्ति काम करना चाहता है, काम नहीं मिलता, तो वह बेरोज़गार की कैटेगरी में रखा जाता है। बट यहाँ मेन जो डेफिनेशन है वो कहा जा रहा है व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द अवेलेबल वेज बट कैन नॉट फाइंड जॉब। जो करना चाह रहे हैं बट उनको जॉब नहीं मिल रहा है, जबकि जो वेज रेट है वो फिक्स्ड है, उसको अनएम्प्लॉयड
या अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन रूरल एंड अर्बन एरिया। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखते हैं तो ये कई कैटेगरी में कैटेगराइज है। रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है या अर्बन एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो डिफर है। रूरल एरिया में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि अर्बन एरिया में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ के लोग तो शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन वो भी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है बेटा, वो फार्मिंग सेक्टर में मोस्टली रूप से देखते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में भी देखने में मिलता है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वह है जब हम एक सीजन में खेती में काम करने के लिए रखे जाते हैं तो उस समय तो रोज़गार के लिए एम्प्लॉयड होते हैं, बट इसके आउट ऑफ सीज़न जब जॉब नहीं मिलता है यानी लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं तब वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। और इंडस्ट्रियल एरिया में भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए कोई ऊन की फैक्ट्री है, एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो ठंडी विंटर सीज़न में उसकी डिमांड होती है, बट आउट ऑफ विंटर सीज़न देखें तो उसकी डिमांड इतनी नहीं होती है, इसलिए आउट ऑफ सीज़न में उतना प्रोडक्शन वो नहीं करती है, या कह लें कि कुछ समय के लिए बंद कर दी जाती है जब गर्मी का मौसम आता है। तो वो क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं वहाँ के मज़दूर। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं, अंडर एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट, या कह लें अंडर एम्प्लॉयमेंट, हिडन एम्प्लॉयमेंट, ये सब भी नाम दे सकते हैं। ये आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये कहता है कि जो भी यहाँ पर लगे हुए हैं उनकी रिक्वायरमेंट है नहीं खेती करने के लिए, यानी उनकी आवश्यकता नहीं है, जितने ही पहले से ऑलरेडी लगे हुए हैं उतने ही उपयुक्त हैं, उतने ही रिक्वायरमेंट ही है, क्योंकि अतिरेक जो भी लगेगा तो वो बोझ ही होगा, यानी वो छिपा रहेगा, तो उनकी प्रोडक्टिविटी पहले से ऑलरेडी लगे हुए व्यक्तियों की तुलना में या कह लें वह शून्य होती है। या कह लें कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वह अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो पहले से ऑलरेडी लगे हुए व्यक्तियों के अतिरेक होते हैं, जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वह क्या होती है, ज़ीरो होती है, या कह लें कि वो साथ साथ में घिसे जाते हैं। ऑलरेडी मान लीजिए कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एक फैमिली मेम्बर में 5 मेंबर हैं, एक फैमिली में 5 मेंबर हैं और एक बीघे खेत पर वो खेती कर रहे हैं, तो 3 व्यक्ति अगर मान लें कि पर्याप्त हैं उस खेत पर खेती करने के लिए, तो 2 क्या हैं, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि 3 तो वो क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए वो सस्टेन है, फिर भी 2 सरप्लस जो मेंबर हैं वो खेती पे लगे हुए हैं, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वह ज़ीरो है, तो वो क्या है, हिडन अनएम्प्लॉयड है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है और अंडर अनएम्प्लॉयड हैं। तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, एकदम ज़ीरो होती है। मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी कह लें उनकी होगी वो ज़ीरो होगी। अगर इनको अन्य स्थान पर लगाया जाए, खेती को हटा करके वहीं स्थान पर, तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो ज़ीरो से अब अधिक हो जाती है, यानी उनकी प्रोडक्शन जो उनकी कैपेसिटी होती है, जहाँ पर खेती पर वो जहाँ पर अनएम्प्लॉयड थे यानी वो डिस्गाइज्ड थे, अन्य स्थान पर लगाने पर उनकी प्रोडक्शन जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, उनकी भी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ने लगती है। तो डिस्गाइज्ड मीन्स छिपी हुई, अदृश्य बेरोजगारी। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो अर्बन एरिया में पाए जाते हैं। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वह होता है तो शिक्षित तो हैं लेकिन उनकी शिक्षा के अनुरूप रोज़गार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, यानी जो जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जितना वो शिक्षित हैं उससे कम रोज़गार के अवसर, यानी उनकी वैल्यू के से कम उनको सैलरी या पेमेंट मिलती है। तो ये क्या है, ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी उनकी शिक्षा के लेवल के अनुसार के अनुरूप उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो क्या रहते हैं, वो एक प्रकार से अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं। प्रॉब्लम ऑफ
अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखें इसके बाद क्या चैलेंजेज हैं, प्रॉब्लम है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का हमें अच्छी तरह से देखने को मिलता है कि बेरोज़गारी रहने से क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। जितना भी इकोनॉमी में लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे वो क्या होगा, वो हमारे पीपल जो रिसोर्स के रूप में हम काम में ले सकते हैं, उनको एसेट बना सकते हैं, वो कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो वेस्टेज हो जाते हैं। यानी वो एक लायबिलिटी के रूप में हमें बर्डन मिलते हैं, यानी भार मिलते हैं जिनको हमें ढोना होता है। एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू ए लायबिलिटी, वही एसेट जो हम लोग अगर एम्प्लॉयड कर लेते, उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते, वो अब लायबिलिटी के टर्न हो जाती है, यानी वो लायबिलिटी में टर्न हो जाती है। इट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट, जो अपने इकोनॉमी के जो पीपल रिसोर्स हैं उनको एक क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी सोशल वेस्ट के रूप में प्राप्त करते हैं। यानी जो रिसोर्स बन जाते, जो एसेट बनते, वह एक वेस्ट के रूप में चले जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अब देखिए बेरोजगारी जितनी बढ़ेगी वो क्या होगी, वह अर्थव्यवस्था पर उतना ही भार बढ़ेगा। कारण कैसे, 15 के अबव से लेकर 59 तक रोजगार के काम करने के टाइम पीरियड होता है। उससे कम एज के और उससे अधिक एज के लोग जो होते हैं वह क्या होते हैं, वो डिपेंडेड होते हैं, वह रोजगार करने वालों पर डिपेंडेड होते हैं। तो उतने एज के भीतर डिपेंडेड पर अगर ये अनडिपेंडेड लोग वर्क करते हैं, डिपेंडेड लोग अनडिपेंडेड पर भार होते हैं। यानी 15 से 59 के बीच जो काम कर रहे हैं वो अनडिपेंडेड हैं, लेकिन इसके 15 एज से कम वाले और 59 एज से अधिक वाले क्या है, डिपेंडेड है। तो डिपेंडेड की जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो अनडिपेंडेड वाले की संख्या अगर मान लीजिए कम हो जाती है तो इकोनॉमिक पर क्या होगा, एक ओवरलोड ही होगा ना। तो हमें कम से कम जो है अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में रखना चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर हों, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, जिससे कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को इरेज किया जाए और अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट का इन्वायरमेंट या कह लें उनका क्रिएशन किया जाए, जिससे अपना इकोनॉमी जो सोशल वेस्ट हो रहे हैं वो क्या हो, एक अच्छे एसेट बने, कैपिटल फॉर्मेशन हो, जिससे इकोनॉमी का ओवरलोड, इकोनॉमी पर ओवरलोड ना हो और इकोनॉमी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मार्ग की ओर अग्रसर हो। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इन एडवर्सली अफेक्टेड। तो क्वालिटी जो लाइफ की व्यक्तिगत हो सकती थी इंडिविजुअल, वह देखें तो एक व्यक्ति के अगर एसेट बनने से पूरे सोसाइटी की क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है। यानी वो भी कंपटीशन के ट्रेंड में आ करके, वो भी कंपटीशन करके अधिक से अधिक अपने को एसेट के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, एक कैपिटल बनना चाहते हैं। लेकिन अगर उसके एडवर्स में देखें, विपरीत में देखें, अगर लायबिलिटी बन रही है किसी इकोनॉमी की पॉपुलेशन, तो वह क्या होगी, वह एक अनएम्प्लॉयड ट्रेंड के रूप में एक ओवरलोड ही होगी, जिससे बैड इम्पैक्ट जाएगा और अपना इकोनॉमी जो ग्रोथ हो रही है वो डाउन होगा, यानी वो डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बन पाएगी। इसलिए हमें अनएम्प्लॉयमेंट की जो चैलेंजेज है, प्रॉब्लम हो, उसको इरेज करना होगा, जिससे अपने इकोनॉमी के पॉपुलेशन की क्वालिटी, उनकी लाइफ क्वालिटी इंक्रीज होगी। डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। अगर उनकी हेल्थ स्टेटस डिक्लाइन होती है, डिक्रीज़ होती है, तो क्या होगा, तो वो लोग पहले प्रियॉरिटी देंगे अपने बेसिक नीड्स को, यानी कि अपने हेल्थ स्टेटस को, तब उसके बाद एजुकेशन गेनिंग के लिए सोचेंगे, थिंक करेंगे। इसलिए वो स्कूल से जाने के लिए विड्रॉ कर लेते हैं अपने बच्चों को, जिससे उनका एजुकेशन लेवल डाउन हो जाता है। वो एक एसेट के फॉर्म में, यानी कैपिटल के रूप में नहीं बन पाते हैं और वो लायबिलिटी के रूप में बन जाते हैं, जिससे इकोनॉमी में ओवरलोड होता है। तो लायबिलिटी नहीं बनना है, बल्कि हमें एक एसेट बनना है, हमें एक कैपिटल बनना है। इसलिए अधिक से अधिक
एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, हेल्थ स्टेटस पर केयर किया जाए और उनको एक स्किल्डफुल पर्सन बना करके एक कैपिटल फॉर्मेशन किया जाए, जिससे उनका योगदान कंट्रीब्यूशन नेशन में भी हो, कंट्री में हो, जिससे उनका विकास हो, देश का विकास हो। तो अगर डिक्लाइन होता है हेल्थ स्टेटस तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है, जिससे बच्चे जो स्कूल में गार्जियन भेजते हैं वो विथड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट जो अभी मिड डे मील का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मिड डे मील जो अपॉर्चुनिटी दी गई है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले चिल्ड्रन के एजुकेशन और हेल्थ स्टेटस पर फोकस करते हुए एक अट्रैक्टिव प्लानिंग गवर्नमेंट लाती है, जिससे वो लुभावना आकर्षित होकर के गरीब तबके के बच्चे आएँ और अपने स्वास्थ्य को भी इम्प्रूव करें और उसके बिसाइड्स एजुकेशन भी गेनिंग करें। तो ये प्लानिंग बहुत सक्सेसफुल हुई बेटा। मिड डे मील जो गवर्नमेंट लाई उसका इम्पैक्ट पूरे इंडिया पे पड़ा और अच्छा इकोनॉमी ग्रोथ की, जिससे यहाँ के जो लोग थे एसेट थे पीपल रिसोर्स थे वो एसेट के फॉर्म में चेंज होने लगी। तो अगर उनको हेल्थ स्टेटस को केयर किया जाए तो वो भी पढ़ने के लिए आतुर होते हैं, वो भी इंटरेस्टिंगली हो जाते हैं, रुचि रखने लगते हैं। तो अगर हेल्थ स्टेटस से डिक्लाइन होता है तो पूरा एजुकेशन लेवल को भी प्रभावित करता है। तो पहली प्रायोरिटी आदमी अपने जीविका को देता है, तब आगे जो है एजुकेशन को भी केयर करता है। इसलिए हेल्थ स्टेटस अगर डाउन होता है पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले पीपल का या उनके बच्चों का, तो वहाँ के गार्जियन फर्स्ट फोकस करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि उनके बच्चे पहले हेल्थ सुधरे, तब उसके बाद स्कूल जाने के लिए छूट देते हैं। तो मिड डे मील इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि हेल्थ स्टेटस को ध्यान देने के लिए ही मिड डे मील लाया गया था और उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा एजुकेशन लेवल पर, वो भी हम देख सकते हैं कि एजुकेशन लेवल कितनी इंक्रीज़ हुई। इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस्ड इकोनॉमी। जो भी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है, इसका संकेतक ये जाता है कि अपनी इकोनॉमी एक डिप्रेस्ड हो रही है, यानी मंदी में जा रही है। अगर बेरोज़गारी बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली ये आप समझ सकते हैं कि अपनी जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही है और एक मंदी के स्तर में पहुंच रही है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ा करके हमें मंदी से तेज़ी की ओर जाना है, जिससे कि पूरे देश का डेवलपमेंट हो। और इन्फ्लेशन में हम लोग मोस्टली इन्फ्लेशन में तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी एक ऐसा इन्फ्लेशन रेट चले जिससे कि सबको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो। तो ये सब जो भी चैलेंजेस थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे किसी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, जिससे आपको ये मेक अंडरस्टैंडिंग हो कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, जिससे आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट गेनिंग हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट के कितने कैटेगराइज हैं, अभी तो आपका ये 9th लेवल है। जब आप और हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आप खुद ही समझेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के कई कैटेगराइज हैं, जबकि यहाँ पर 2-3 ही मेंशन किया गया है। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर एरिया का और इंडस्ट्रियल एरिया या कह लें एजुकेशन जो अर्बन एरिया है वहाँ पर जो भी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती थी, तो वो ही यहाँ पर सिर्फ डिस्कशन हुआ है। जबकि अब आप हायर लेवल में जाएंगे तो और भी इसके कैटेगराइज बढ़ेंगे, इसको आप अपर लेवल में पढ़ेंगे। तो जो भी इम्पैक्ट पड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का, वो हम लोग देखें कि इससे एक वर्चुअस साइकिल भी क्रिएट हो सकती है, विशियस साइकिल भी क्रिएट हो सकती है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज हो रहा है किसी कंट्री में, तो एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट करता है, जो कि साकाल की स्टोरी के थ्रू हम लोग पहले से ही ऑलरेडी देख चुके हैं। और जो विशियस साइकिल क्रिएट होता है, जैसे विलास की स्टोरी में हम लोग देखे थे, वो अनएम्प्लॉयमेंट के क्रिएशन से ही हुआ था। तो ये अच्छी तरह से आप कोई भी स्टोरी चल रही है तो आप जो भी इकोनॉमिक थ्योरी है या जो भी उसका डेफिनेशन है उससे आपको रिलेट करके देख सकते हैं कि ये स्टोरी में कहाँ से पाया गया। तो आप एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का जब भी डिस्कशन होगा तो आप साकाल और विलास के स्टोरी से देख सकते हैं कि एक एजुकेशन लेवल, एक क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज करने से कैसा उसका कंट्रीब्यूशन है नेशन इनकम में,
और जब भी उसकी क्वालिटी आप पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं करते हैं जैसे विलास की स्टोरी में, तो उसका कंट्रीब्यूशन नेशन में क्या जा रहा है, ये आप खुद ही एक एम्पिरिकल स्टडी के थ्रू इसको आप एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा नॉलेज गेनिंग हो सके। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए, जो भी आपको कमी समझ में आए वो कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो अगर केस इन इंडिया में देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो देखते हैं कि पीपल appear to work throughout the year, but in term of their potential and income it is not adequate for them। तो अगर भारत की बात करें, अपने इंडिया की बात करें कि यहाँ के लोग पूरे साल में अगर देखें जिस स्तर से रोज़गार में लगे रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी पूरी पोटेंशियलिटी यानी पूरी काम करने की जो कैपेसिटी है वह इनकम के अनुसार अधिक होती है, लेकिन इनकम उनको कम मिलता है। यानी वो पूरे लेवल से वो वर्क नहीं प्राप्त करते, पूरे लेवल से वो वर्क नहीं प्राप्त करते, वो कर भी नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी जो पोटेंशियलिटी है वो डाउन हो जाती है और उनको अच्छा इनकम भी प्राप्त नहीं होता है। यानी उनकी पूरा यूटिलाइजेशन अगर कर लें अपने इंडिया की जनसंख्या का, तो उनको अच्छा इनकम भी मिले और उनका जो भी योगदान अगर कंट्री में होगा वो फुल्ली यूटिलाइजेशन के थ्रू होगा, जिससे कि उनके द्वारा नेशनल इनकम में इंक्रीजमेंट किया जा सकता है। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एक प्रॉब्लम है। जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर एरिया में मोस्टली रूप से देखने को मिलता है, जबकि कुछ इसके जो भी बिसाइड्स एग्जांपल हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली देखें तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वह एग्रीकल्चर या फार्मिंग सेक्टर में ही देखने को मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जो भी एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो हैं वो तीनों सेक्टर इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं। तो बेटा आज बस इतना ही, क्योंकि ये आपका लास्ट टॉपिक था। अब आपका एक जो कंक्लूडिंग स्टोरी टॉपिक रहेगा वो आपको कल डिस्कशन किया जाएगा, इस पर एक्सप्लेनिंग होगा, पूरा आपका फाइनलाइजेशन होगा कल की स्टोरी में, और इसको कंक्लूड करते हुए पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो जो भी आपको न समझ में आए बेटा आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। व्हाट्सअप नंबर 9026327402 पर ज़रूर आपके क्वेश्चन पुटअप करिएगा, जिससे आपको अच्छा नॉलेज गेनिंग हो, अच्छा आपका अंडरस्टैंडिंग बने इस चैप्टर पर। हमारा यही भरसक प्रयास रहता है, और आप भी अपने समय का अच्छा यूटिलाइजेशन करें, उसको वेस्टेज न जाने दें, और इस कीमती समय का अधिक से अधिक उपयोग आप पढ़ने में करें। तो चलिए बस आज इतना ही, कल आपको फाइनलाइजेशन करते हुए कंक्लूड करेंगे स्टोरी को और चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।